100 लोगों की हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस एक पूरी टैक्टिक के साथ चल रहे हैं। वकारुज्जमा की खामोशी क्या कहती है, सब समझाइए शोएब भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो यूनुस है, यूनुस तो मैंने पहले से कहता रहा कि यूनुस सिर्फ बांग्लादेश को एक तालिबान मुल्क बनाने की मकसद लेके जिहादियों और टेररिस्ट आतंकवादियों को लेके ये सब कर रहा। अभी आज जो गोपालगंज में हुआ, बांग्लादेश की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत यूनुस के जो छात्र की जो पार्टी है एनसीपी, सो ये लोग गए थे बंगबंधु की जो वहां जो समाधि है वो समाधि तोड़ने के लिए। और उसी वक्त उस लोकल जो पीपल है वहाँ तकरीबन 13 लाख रेजिडेंट्स है गोपालगंज की जिला की डिस्ट्रिक्ट की, और वहाँ में मेजोरिटी 90% अवामी लीग है। सो उन्होंने ये जो चीज है उनके जो कोशिश इसको रोकने की कोशिश की, और इसके बाद गोली चलाई लोगों के ऊपर, पुलिस ने भी गोली चलाई और ये यूनुस की जो छात्र ये लोग भी गोली चलाए। और आपने जो कह रहे कि हत्या हुआ, अभी तक जो टोटल नंबर कितना हत्या हुआ हत्या कितने हुए, ये नंबर अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि पूरी के पूरे न्यूज ब्लॉक कर दी, इंटरनेट भी ब्लॉक कर दी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 15 मिनट से पहले से यूनुस ने पार्टी के सारा बांग्लादेश में ब्लॉक कर दी, पूरे के पूरे सब ढाका सिटी में। अभी मैं ढाका सिटी से बात कर रहा हूँ, सिटी के पूरे ट्रैफिक बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, पूरा का पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया, पूरा का पूरा हालात बंद कर दिए। नाजिया, 1971 पाकिस्तान की ब्रूटल आर्मी भी यही कर रही थी ईस्ट पाकिस्तान या आपके बांग्लादेश में, और आज गोपालगंज में भी यही चीजें होती दिखाई दे रही। ये तस्वीरें देखिए जो मैं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो वहां पर लोग भेजे गए आर्मी के हैं, पैरामिलिट्री के हैं, ये उस डेड बॉडी को ड्रैग कर रहे हैं, उस डेड बॉडी को लात मार रहे हैं या घसीट रहे हैं। अजीब हाल है इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर। नाजिया जी, राजीव जी, हम पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की आपने बात कही। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी गलती इंदिरा गांधी से हुई। इंदिरा गांधी से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब हमारी आर्मी, हमारे टेक्निकल चीजें, हमारे इंटेलिजेंस के माध्यम से जब बंगबंधु की एक आवाज पर उन्होंने बंगबंधु मुजीबुर रहमान का साथ दिया, तो फिर बांग्लादेश इस्लामिक देश बनाने की जरूरत ही क्या थी? उसको अखंड भारत में जोड़ना चाहिए था। आज जैसे भारत के मुसलमान सुरक्षित है, आज जैसे भारत के मुसलमान छाती चौड़ी कर करके देश के प्रधानमंत्री से योजनाएं भी ले लेते हैं, सब्सिडी भी ले लेते हैं और गालियां भी परोस देते हैं, तो वैसा ही सिनेरियो उनके साथ भी होता। आज ये अफरा तफरी का माहौल नहीं होता। अब आती है दूसरी बात कि पाकिस्तान जैसे 1971 तो ठीक है, वो तो इतिहास है। आज भी पाकिस्तान किसी को मुर्तद के नाम पर, किसी को ब्लास्फेमी के नाम पर, किसी को हिंदू के नाम पर, किसी को इस्लाम का क्रिटिसाइज करने के नाम पर, किसी को तुमने ऐसे इस्लाम को नहीं वैसे बोल दिया, इस नाम पर काटना लूटना तो चल ही रहा है, हर हाल में चल रहा है। अब आप सोचिए कि ईरान में भी तो यही हाल है कि बुर्का नहीं पहनोगी तो काट देंगे और लूट भी लेंगे और तुम्हारा रेप भी करेंगे और काटेंगे भी। तो ये सारी चीजें जो है ये पार्ट ऑफ जिहाद है, और जिहाद के जस्टिफिकेशन पर ये लोग जितना क्रिमिनल पूरा गेम खेलते हैं वो खेलते चले आ रहे हैं। वो शेख मुजीबुर रहमान ने जितने खून पसीने की लड़ाई करके और जितना अपने घर के लोगों का बलिदान दे करके बांग्लादेश बनाया, और उसके बाद शेख हसीना जी ने जिस हिसाब से बांग्लादेश को बहुत कम वक्त में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इंप्रूव डेवलप किया, आज देखिए बांग्लादेश की दिशा और दशा कहां पर आकर के पड़ गई है। ना खाने को नहीं है पाकिस्तान की तरह इनके पास, सिर्फ चापड़ और छुरी लेकर के निकले हैं। पहले इन्होंने पूरे हिंदुओं को काटा मारा, अब कोई मिल नहीं रहा है तो अब मुसलमानों को काट मार रहे हैं। वाकई अब कोई मिल नहीं रहा है तो मुसलमानों को काट मार रहे हैं। शोएब चौधरी, ये एक टैक्टिक है मोहम्मद यूनुस की कि वर्ल्ड का ध्यान किसी और चीज पर जाए, और इस पिक्चर से दूसरी पिक्चर जो मोहम्मद यूनुस तैयार कर रहे हैं जिसमें आप शेख हसीना को वाइप आउट करने की तैयारी है। देखिए, ये शेख हसीना जी को वाइप आउट करने की तैयारी है नहीं,
ये बांग्लादेश को एक सिविल वॉर की तरह ले जाने की कोशिश है। यूनुस ने पहले ही कह दिया कि बांग्लादेश में एक जंग शुरू होने वाला है, वार शुरू होना है। और आज ही 2-3 घंटे पहले यूनुस के जो छात्र जो अभी गोपालगंज से निकल नहीं सक रहे हैं, इसको इस पुलिस पुलिस सुपार की ऑफिस में जाके इन्होंने आश्रय दी। इन्होंने कहा कि अभी ये लोग आर्म्ड वॉर शुरू करेगा, आर्म स्ट्रगल, यानी ये जंग शुरू करने की घोषणा दे दी। और ये आप कहिए कि गोपालगंज से ये जंग की शुरुआत हुआ। और आप जैसे कह रहे थे कि 1971 का वार हमने भी देखा। 25 मार्च के जो ऑपरेशन सर्चलाइट जो थे पाकिस्तान की, उस वक्त ढाका सिटी में जैसे हुआ, आज गोपालगंज में भी ऐसे ही हो रहा है। ढाका में जो हुआ आज गोपालगंज में भी वही हो रहा है। हम तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं जहां पर गोपालगंज में फायरिंग के बाद एक ये जिसका शव पड़ा हुआ है, इसका नाम दीप्तो डे है। ये वहां हिंदू माइनॉरिटी का एक लड़का है। और गोपालगंज इलाका यहां पर जो हिंदूज हैं वो उनका मेजॉरिटी इलाका है जहां पर ये फायर किया गया है। अनुज माथुर सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आनंद भी मेरे साथ लगातार स्क्रीन पर बने हुए हैं। अनुज माथुर सर, मैं अभी नाजिया से बात कर रहा था तो नाजिया कह रही थी फर्क कुछ भी नहीं है जो 1971 में हुआ और जो 2025 में हो रहा है। हम 1971 में जिस जंग को जमीन पर जीत चुके थे उसे कागजों में हारने का नतीजा है कि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहां पर भारतीय आर्मी ने सब कुछ किया, वहां पर भारतीय आर्मी का इंटेलिजेंस था, लेकिन हमने उस जंग को जीतने के बाद यूं ही दान कर दिया और आज हम इस हालात को देख रहे हैं। यह सब कुछ मोहम्मद यूनुस का एक प्लान्ड वे है जहां पर वो इग्नोर कर रहे हैं इन सारी तस्वीरों को, इन सारे एट्रोसिटीज को। राजीव, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सेंटेंस मैं आपके चैनल पे पहले भी बता चुका हूं कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड टू इंडियन आर्मी ऑन 16 December 1971 in Dhaka, and India surrendered to Pakistan on 2 July 1972 in Shimla। वो सरेंडर जो अभी उनके कुछ नेता बोल रहे हैं, सरेंडर का मतलब वो होता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए कि जिस प्रकार से हम एक बहुत जबरदस्त पोजीशन में थे उस समय, और चीजों को हम अपनी तरफ 93,000 उनके सैनिक हमारे पास थे और 5600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारे पास सरप्लस थी। पूरा बांग्लादेश हमने लिबरेट करवा दिया था। उसके बावजूद हमने कुछ भी, किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढा, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद लगातार हमारी जो बांग्लादेश पॉलिसी रही वो एक बहुत फॉल्टी पॉलिसी रही। देखिए, आपकी आजादी के सिर्फ 3 साल या 4 साल बाद 71 में आप आजाद होते हैं दिसंबर में, और 75 में जिसने आपको आजाद कराया उसको उसके पूरे परिवार के साथ आप असैसिनेट कर देते हैं। ये किसी को नजर नहीं आया क्या? इसकी इंटेलिजेंस हिंदुस्तान के पास या बांग्लादेश के पास नहीं थी, या इसको ओवरलुक किया गया? कुछ ना कुछ हमको इसमें देखने की जरूरत है। तीसरी बात, उसके बाद से हमने कभी भी बांग्लादेश के साथ जिस प्रकार से हमको हैंडल करना चाहिए था उनको एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू और हर तरह हर चीज से, उस प्रकार से हमने क्या किया? कैसे उस देश को जिसको कि आपने बनाया वो 4 साल के अंदर आपका दुश्मन हो गया? इसकी वजह हमें अपने आप में देखनी होगी राजीव। ये अब क्या है कि ये इतिहास हो गया है, इसको आप यू कैन नॉट अनडू इट। अभी आपको आज की परिस्थिति को देखना पड़ेगा। आज बांग्लादेश में वही हालत है जो 1971 में थी, और वही जो उस समय भी ये 10% लोग और पाकिस्तान की आर्मी, ये लोग, इन्होंने पूरे बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार किए। 30 लाख लोग मार दिए। एकेडमिक पेपर्स में से व्हाटएवर दे हैव टू, गूगल गॉड में से व्हाटएवर ही हैज टू, लेकिन 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लेडीज के साथ बदतमीजी हुई है। तो ये मेरा मानना है कि वो जब वो वही 10% जमात के लोग, वही 10% अल्ट्रा जो है वो यहां पर ये तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो उनका मेन एडवाइजर है यूनुस साहब, पीस के नोबेल प्राइज विनर है, तो वो किस प्रकार की पीस को वहां पर लाने का प्रयास कर रहे हैं राजीव, ये हमें और आपको साफ नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि पूरी तरह से मैं उनके स्टेटमेंट से सहमत हूं कि उनको अब हिंदू मिलने बंद हो गए मारने के लिए, तो अब उन्होंने मुसलमानों पर
जो कि अवामी लीग से संबंध रखते हैं या शेख मुजीबुर रहमान के साथ कोई भी कनेक्शन है, उनको मारना शुरू कर दिया। देखिए एक बात मैं सर एक मिनट के लिए आपको रोकता हूं, डिटेल आपसे इस पर भी लूंगा, लेकिन बांग्लादेश के गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अवामी लीग और एनसीपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई है। एनसीपी मतलब नेशनल सिटीजन्स पार्टी और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। यहां पर पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को जमकर यहां पीटा गया। दीप्तो डे नाम का ये शख्स है जिसकी डेड बॉडी, जिसके शव को घसीटते हुए वहां पर सुरक्षाकर्मी ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस वक्त पूरा इंटरनेट, एक्स पर, हर जगह, हर कहीं गोपालगंज में हो रही इस हिंसा से वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। 100 लोगों का कत्लेआम, अवामी लीग के लोगों की हत्या। यहां पर एक चीज यहां पर समझ में आ रही है इस बड़ी खबर के साथ कि पूरी तरीके से एक मुहिम चलाई जा रही है कि 2026 जिससे पहले या जिसके अंदर अगर जनरल इलेक्शन बांग्लादेश में होते हैं तो कोई भी ऐसा समर्थक, ऐसी पार्टी ना हो जो मोहम्मद यूनुस या इनके प्यादों से अलग सोच रखता हो और वो ताकत में आ जाए। लिहाजा ये सारा का सारा टेंशन, ये सारा का सारा तनाव इसलिए भड़काया जा रहा है। आनंद लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, और कोई जानकारी इस वक्त आ रही हो? क्योंकि बांग्लादेश हर वो काम कर रहा है जो भारत बांग्लादेश से कह रहा है कि इस पर आगे ना बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। इस हिंसा को रोकने के लिए भारत कब से कह रहा है, लगातार हो रही है। सत्यजीत रे के घर की जो प्रॉपर्टी थी वहां पर भारत ने कहा कि उसको तोड़ा ना जाए, उसे तोड़ दिया गया। हर वो काम बांग्लादेश कर रहा है जिससे भारत बचने को कह रहा है। आनंद, नाजिया इलाही का मैं रुख करूंगा। आनंद मेरे साथ इस वक्त है नहीं, नाजिया इलाही का ही रुख करूंगा। नाजिया, ये एक प्री प्लान्ड वे में ये सारी हिंसा हो रही है क्या? और शेख हसीना तो वैसे ही आउट ऑफ पिक्चर हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए हैं। इंटरपोल के जरिए उनके अरेस्ट की भी एक नोटिस भेजा गया इंटरपोल को। उसमें ये हो रही हिंसा, बांग्लादेश गवर्नमेंट हर उस चीज को क्यों इग्नोर कर रही है जिससे उसे लगता है कि भारत को मुश्किलों में डाला जाए या भारत को परेशान किया जाए? हर ऐसा काम क्यों कर रही है? राजीव जी, सबसे पहले मैं आपको मुसलमानों का नेचर बता दूं कि मुसलमान अगर अपनी हटगर्मी, अपनी बेहूदगी, बदतमीजी, अश्लीलता और क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज को जब करते हैं तो उनको कोई भी रोकता है तो वो कानून के शिकंजे में भी सामने वाले का मुंह बंद करवाते हैं और अपनी जिहादी हरकतों से भी बंद करवाते हैं, ताकि किसी भी जरिए से जो भी लोग रोकना चाह रहे हैं उनको वो रोक ना पाए और वो खुद अपनी मुश्किलों में फंस करके रह जाए। और ठीक उसी तरीके से शेख हसीना के साथ भी हुआ है। अब आती है दूसरी बात कि यूनाइटेड नेशन की टीम जब 2024 के अक्टूबर नवंबर में जब